देख रहे हैं वक्त न्यूज, सनसनी नहीं सच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका वक्त लाइव न्यूज़ इंडिया में। मैं आपका मेज़बान कारी मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं वक्त लाइव न्यूज़ इंडिया। हमारा चैनल चंद दिनों से बंद था, उसकी वजह ये थी कि हमारे चैनल में बहुत सारी परेशानी के आने की वजह से हमने चैनल को बंद कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आइए डालते हैं सबसे बड़ी अहम खबर पर नज़र। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर दहशत फैलाने वाले बयानात आए दिन सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही बयान हमारी आंखों के सामने नज़र आ रहा है, वो है डॉक्टर परवीन तोगड़िया का, जिसने दारुल उलूम देवबंद को भी निशाना बनाया, तबलीगी जमात को भी निशाना बनाया और उसी के साथ जमीयत उलमाए हिंद को भी निशाना बनाया। और ये निशाना बनाते हुए कहा कि दारुल उलूम देवबंद, तबलीगी जमात और अंतर्राष्ट्रीय जमीयत उलमाए हिंद की जो तंजीम चल रही है, ये तीनों संगठन तालिबान से जुड़े हुए हो रहे हैं। अगर ये तीनों इस देश भारत से ख़त्म नहीं किए गए तो देश के अंदर बहुत बड़ी अंदरूनी हो सकती है और ये तालिबानी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन तीनों को ख़त्म करना ज़रूरी है। इसी को चलते हुए मौलाना अरशद मदनी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दारुल उलूम देवबंद के उस्तादुल हदीस हैं, उन्होंने हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने बात कहते हुए कहा कि तबलीगी जमात के बारे में जो तोगड़िया आप बोल रहे हो, वो तबलीगी जमात ज़मीन के नीचे की बात करती है, आसमान के ऊपर की बात करती है, मरने के बाद की बात करती है। उसको इस तरीके से बदनाम ना किया जाए। आइए देखते हैं मौलाना अरशद मदनी साहब के मुँह तोड़ जवाब डॉक्टर परवीन तोगड़िया के लिए। मेरे बाज़ दोस्तों ने मुझे आज डॉक्टर तोगड़िया जी का कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजी, जिसमें मोहतरम डॉक्टर साहब तालिबान के सिलसिले में ये बता रहे हैं कि तबलीगी जमात उनकी माँ है, दारुल उलूम देवबंद उनका बाप है, और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि तबलीगी जमात को, दारुल उलूम देवबंद को और जमीयत उलमा को बंद किया जाए। ये नहीं उन्होंने बताया कि जमीयत उलमा हिंद से तालिबान का रिश्ता क्या है। आया जमीयत उलमा हिंद उनका चचा है, ताया है, मामू है, खालू है, कौन है, ये नहीं बताया। लेकिन मुझे हैरत हुई कि तालिबान को तबलीगी जमात से जोड़ा गया। तबलीगी जमात तो एक ऐसी जमात है जो ऐसी धार्मिक जमात है कि वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो जो बात बताते हैं वो ज़मीन के नीचे की होती है कि मौत के बाद तुझे किस चीज़ का जवाब देना होगा और तू अपने कब्र के अंदर किस तरह चैन और सुकून से रह सकेगा। और या आसमान के ऊपर की बात बताते हैं कि मौत के बाद तू किस तरह जन्नत में पहुंच सकता है और किस तरह जहन्नम से बच सकता है। बाकी इसके अलावा उन्हें कुछ भी पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है और न वो अपने आप को दुनिया के झगड़े में डालते हैं। तालिबान से उनका रिश्ता और संबंध कैसे जोड़ दिया डॉक्टर साहब ने, मुझे हैरत हुई। दूसरी बात यह है कि दारुल उलूम देवबंद को ये कहते हैं कि बंद कर दिया जाए। मैं ये यकीन करता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद की तारीख से डॉक्टर साहब बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। मैं बताता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद तो सन 1866 में जब बना है, जब 1857 का जिहाद जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक थे, उसमें नाकामी हो गई। और ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के मुजाहिद थे और जंग कर रहे थे गुलामी के ख़िलाफ़,
ان کو چن چن کر دلی کے اندر پھانسی دے دی گئی. 33,000 علماء کو دلی کے اندر قتل کیا گیا اور لال قلعے سے لے کر کے جامع مسجد تک جو درخت تھے ان پر ان کو لٹکا دیا گیا. اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو بنایا گیا. دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے سپوتوں نے لوہا لیا ہے انگریزی حکومت کا. ڈاکٹر صاحب نہیں جانتے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن یہیں سے پڑھ کر کے نکلے تھے، جن کو مسٹر مسٹن یہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی. وہ آدمی ایسا ہے کہ جو مالٹا کی جیل تک پہنچ گیا اور انگریز نے گرفتار کر کے ان کو 7 سمندر پار وہاں بھیج دیا. مالٹا کی جیل کے اندر شیخ الہند گئے اور 4 سال رہے. وہ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے تھے. مالٹا کی جیل میں مولانا عزیر گل گئے، وہ دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئے تھے. حکیم نصرت حسین غازی پور کے تھے، وہ گئے، وہ دارالعلوم دیوبند کے طالب علم تھے. اور ایسے طالب علم تھے کہ وہ وہیں مر گئے اور وہیں ان کی قبر ہے مالٹا کے اندر. ان سے انگریز نے کہا جب بیماری لمبی ہوئی کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے، آپ جائیں اپنے وطن میں. انہوں نے کہا کہ مجھے مرنا منظور ہے، اپنے وطن کی زندگی منظور نہیں ہے کہ میں انگریز سے معافی مانگ کر کے یہاں سے جاؤں. چنانچہ مر گئے اور وہیں دفن ہو گئے. مولانا مدنی دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، مالٹا کی جیل میں رہے. مولانا وحید احمد دیوبند کے فاضل ہیں، مالٹا کی جیل کے اندر رہے. یہ دارالعلوم دیوبند کا کردار ہے. دارالعلوم دیوبند نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ دارالعلوم دیوبند کو بند کرانا چاہتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ آپ نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور انگریز کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے، اور آپ کے پوروجوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. زبان کی لپالپی تو بہت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا تو چاہیے، تاریخ کے اوراق کو، ورقوں کو پلٹنا تو چاہیے. آپ یہ تو دیکھیں کہ جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، 9-10 سال جیلوں کے اندر رہے. مولانا مدنی سہارنپور کی جیل میں رہے، مالٹا کی جیل میں رہے، مراد آباد کی جیل میں رہے، بریلی کی جیل میں رہے، نینی جیل الہ آباد میں رہے، سابرمتی جیل میں رہے، مولانا حفظ الرحمان جیلوں میں رہے. یہ سب کون تھے؟ یہ وہی تھے جن کو دارالعلوم دیوبند نے پیدا کیا تھا. آپ کوئی مثال پیش کریں، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے. آزاد ملک آپ کو مل گیا اور آپ کو آگے بڑھا دیا گیا. آپ آگے بڑھ کر کے یہ بات کر رہے ہیں، مگر یہ بات حقیقت کے خلاف ہے. جمعیت علماء ہند، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ طالبان کا رشتہ جمعیت علماء ہند سے کیا ہے. مولانا مدنی جمعیت علماء کے صدر تھے، تقریباً 10 سال انگریز کی جیل کے اندر رہے اور جمعیت علماء کے صدر. آج بھی جمعیت علماء کا ایک کردار ہے اور وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء مذہب کی بنیاد پر 2 قومی نظریے کو نہیں مانتی. غلط ہے. اس ملک کے سب بسنے والے ایک ہی قوم ہیں. جمعیت علماء اس بنیاد کے اوپر جو کام کرتی ہے اس کام کے اندر ہندو مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی. ہم آج بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے کیرلا کے اندر کام کیا، ایک مکان 4 لاکھ روپئے کا بنا ہے. ہم نے ان مکانوں کے اندر کچھ نہیں دیکھا. ہندو ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا، عیسائی ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا، مسلمان ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا. ڈاکٹر صاحب محترم، آپ ثابت کریں کہ آپ نے پیڑت ہندوؤں کے لیے کام کیا ہے تو کئی مسلمان پیڑت مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے. آپ نہیں پیش کر سکتے. ہم آج بھی کام کر رہے ہیں. آپ کا یہ بیان بمبئی کے لیے، ہم بمبئی کے اندر کام کر رہے ہیں، کوکن کے علاقے کے اندر. آپ نہیں سمجھتے ہیں ہم نے کتنا کام مسلمانوں کے لیے کیا ہے اور کتنا کام ہندوؤں کے لیے کیا ہے. ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں. ہم نے 33 مکان ہیں جن مکانوں کو ہمیں مکمل بنا کر کے دیا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر سے
15 मकान गैर मुस्लिमों के हैं जिनके अंदर हम बना कर दे रहे हैं। इसके अंदर 1-2 मकान मरम्मत के भी हैं, बाकी हम पूरे मकान बना करके दे रहे हैं। एक मकान के ऊपर खर्च 3.5 से लेकर के 4 लाख रुपए तक है। हमारे नजदीक सब एक कौम है, 2 कौमें नहीं है। यह आपका नजरिया है, हमारा नजरिया तो एक ही है। ये काम जमीयत उलमाए हिंद कर रही है। आप ये चाहते हैं कि इस दरवाजे को बंद किया जाए, तो आप ये बताइए कि काम करने का तरीका क्या है। आप मुझे ये बताइए और आप मीडिया के अंदर बोलिए कि आपने कितने काम किए हैं जिसके अंदर परेशान हाल और पीड़ित हिंदुओं की आपने मदद की है, तो मुसलमानों की भी मदद की है। आप बताएं, फिर उसके बाद कहें कि जमीयत उलमा के दरवाजे को बंद कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि आपको तारीख पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। सबको एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता। आप जो बात कहें, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, उसके बाद आप ये बात कहें। जिन चीज़ों को, जिन इदारों को आप बंद करना चाहते हैं, ये इदारे तो हिंदुस्तान की जान है और सही रुख को पेश कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि किसी मजहब का मानने वाला इस नफरत की सियासत को कबूल करेगा। जो कर रहा है वो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, एक गलत बात कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आपको समझ बूझ कर बात करनी चाहिए, गलत बात अपनी जबान से न निकालनी चाहिए। मेरे दिल में आपकी कदर है, आप एक मोहतरम आदमी हैं। मुझे तकलीफ हुई कि आप जैसे आदमी, शोहरत याफ्ता आदमी ऐसी बात करे, मैं उस बात को गलत समझता हूँ। मैंने आपका एक दूसरा वीडियो भी सुना था, एक साहब ने मुझे सिखलाया, जब मोहन भागवत जी ने आसाम के अंदर ये कहा कि मुल्क के अंदर कोई तफरीक नहीं है, हिंदू और मुसलमान सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनके रगों के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो एक ही खून है, कोई तफरीक नहीं है। उसके ऊपर आप मोहन भागवत जी के ऊपर कितना नाराज हुए। मैं ये समझता हूँ कि आरएसएस के संचालक की ये बात बड़ी बेहतरीन बात थी और वो ये समझ रहे हैं कि इस मुल्क को जिंदा किस तरह रखा जा सकता है और अपने इस मुल्क के अंदर अमन और अमान की किस तरह पैदा हो सकता है। आपने उनकी जात के ऊपर भी कीचड़ उछाली है। मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये बात गलत है और जिस रुख पर आप चल रहे हैं वो रुख गलत है। आतंकवादियों को ट्रेनिंग सस्ते देंगे, कश्मीर में आतंकवाद बढ़ सकता है। यह तालिबान पैदा हुए पाकिस्तान के तबलीग जमात के मदरसों में, भारत के हर गांव में, हर शहर में, मुंबई में तबलीग जमात, उनके मदरसे, उनकी मस्जिद, उनका मौलवी है। पाकिस्तान में तबलीग जमात के 1 करोड़ से कम लोग थे, उन्होंने 75,000 तालिबान पैदा किए। भारत में 7 करोड़ तबलीगी है, तो भारत का तालिबानीकरण का खतरा ज्यादा है। भारत सरकार को तालिबानों का विचार का केंद्र, आइडियोलॉजी का दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायते उलेमाए हिंद तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। बस आप जो तालिबान के ऊपर हिंदुस्तान सरकार ये क्या करना चाहिए? ये 3 संस्था पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायते उलेमाए हिंद, उनकी सभी मस्जिद मदरसे बंद करवा देना चाहिए और उसके सभी मौलवियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देना चाहिए, वरना भारत का तालिबानीकरण आतंकवादी घटना से भारत बच नहीं पाएगा। तालिबान ने वहाँ से रिलेशन की इच्छा दिखाई है, वो कह रहे कि हाँ, आतंकवादियों से रिलेशन रखने का जिनको शौक है वो शौक पूरा करे। यहाँ तक कि फ्रांस ने ऐसे नाइजीरिया के मुसलमानों को शरण दिया था, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी फ्रांस के पुलिस का गला काट रही है। जिनको यह शौक है वो अपना गला कटवाए, हम तो नहीं कटवाएंगे। तोड़े जी, नरेंद्र मोदी जी देश के पंतप्रधान हैं, आपको विश्वास है इस स्थिति में वे पूरा नहीं होने देंगे? हमें तो दृढ़ विश्वास है, हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायत उलमा हिंद, उनकी मस्जिद मदरसों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देंगे।
हमारा दृढ़ विश्वास नरेंद्र भाई पूरा करें। जिस तरह से महाराष्ट्र की स्थिति देखी जा रही है, आप यहाँ पे आए हुए हो, यहाँ की स्थिति बीजेपी वर्सेस अभी शिवसेना, जो दोनों हिंदुत्ववाद के मुद्दे पे एक जगह थे, अभी वो अलग हुए हैं, क्या कहेंगे स्थिति के बारे अरे में? मेरे भाई, बीजेपी शिवसेना वाला एक दूसरे के विरुद्ध बोलकर एक दूसरे का पब्लिसिटी का मार्केटिंग कर रहे हैं और पूरी दुनिया में, भारत में शिवसेना और भाजपा का नाम बड़ा करने का काम दोनों कर रहे हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे को थैंक यू करके ₹100 पब्लिसिटी के लिए एक दूसरे को भेजते हैं। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में क्या बजरंग दल के कार्यकर्ता खड़े होंगे चुनाव में? नहीं, कोई चुनाव में हम खड़े नहीं। तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन है, इसलिए पाकिस्तानी जड़ से उतरना चाहिए आपको? अरे समर्थन नहीं, तालिबान पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान उनकी माँ है और दारुल उलूम देवबंद भारत का उसका बाप है। जिस तरह से अमरुल्लाह सालेह उपराष्ट्रपति है, माजी उपराष्ट्रपति अफगानिस्तान के, उन्होंने भी इस तरह से आरोप लगाया था कि तालिबान और पाकिस्तान और जो हक्कानी नेटवर्क है, इनका एक संबंध है, ये सच है। आरोप है। तो आपको क्या लगता ये है? बिल्कुल सच है। मैंने कहा ना, पाकिस्तान उनकी माँ है और दारुल उलूम उसका बाप है, दोनों की पैदाइश का नाम तालिबान है। किस तरह से अभी मतलब देश को अभी किस तरह से इस पूरे सुरक्षा के बारे में काम करना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है? एक ही रास्ता है, दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायत उलमा हिंद, उनकी सभी मस्जिद, मदरसे और मौलवी सब पर प्रतिबंध लगाया जाए। एक ही रास्ता है, वह करोगे तो भारत का तालिबानीकरण रुकेगा। आज मुंबई में आने का प्रयोजन क्या था? मैं मेरे कार्यकर्ता को 4-5 बातें समझाने वाला हूँ। हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू को हेल्प की जरूरत है तो 24 घंटे की हिंदू हेल्पलाइन है, 1 लाख लोगों को मदद करते हैं। दूसरा इंडिया हेल्पलाइन है, कोई गरीब बिना डॉक्टर नहीं रहेगा, 10,000 डॉक्टर हर रोज एक मरीज की सेवा देते हैं। तीसरा है एक मुट्ठी अनाज, हम घरों में थैली बांटकर अनाज एकत्रित करते हैं, गरीब हिंदुओं को देते हैं। तो ये सब बातें कार्यकर्ता को सिखाने आए। सर, अंतर्राष्ट्रीय अभी आपका हिंदू परिषद है, किस तरह से जो है बढ़ता हुआ जाएगा आगे, और इसका कहीं ना कहीं जो झटका है वो वीएचपी या फिर इन संगठन जहाँ से तो झटका क्यों लगेगा? हमारा झटका तालिबान को लगेगा, पाकिस्तान को लगेगा। ये वीएचपी वाले पाकिस्तान के थोड़े तो मेरे भाई हैं, हमारे भाइयों को थोड़ा झटका देंगे। आगे अभी क्या प्रयोजन है आगे AFC का क्या? अब तो हिंदू ही आगे। धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं वक्त न्यूज, सनसनी नहीं।